बसपा सुप्रीमो मायावती का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हरियाणा चुनाव के बाद उन्होंने फैसला किया है कि अब वो किसी भी क्षेत्रीय दल से या राष्ट्रीय दल से गठबंधन नहीं करेंगी। उनका कहना है कि जो अन्य पार्टियां हैं वो गठबंधन तो बसपा से कर लेती हैं, उनको फ़ायदा पहुंचता, पर उनका वोट बसपा को ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि उनको हरियाणा में जो नुकसान हुआ है इसका उनको लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार जिनके साथ उनका गठबंधन था उनको वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ और इसलिए उनका खाता नहीं खुला। उनका कहना है कि इससे पहले पंजाब में भी उनका यही हाल हुआ। तो मुझे लगता है 2017 का भी उनको मसला, या 2019 का लोकसभा चुनाव भी उनको याद होगा, जब उनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था, तब भी उनका इस तरीके के आरोप थे। कुछ दिनों पहले जब हरियाणा के नतीजे 8 तारीख को आए, तब भी मायावती की तरफ से बयान आया था कि जाट बिरादरी ने जातिवाद किया और एकजुट होकर एक खास पार्टी कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, हमको वोट नहीं दिया, इसलिए हमें नुकसान हुआ। तो इस तरह की बातें मायावती की जो आ रही हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी कबूल जी हैं। कबूल जी, जब भी कोई इलेक्शन होता है और उसमें बसपा चुनावी मैदान में होती है और नतीजे जब आते हैं और नतीजों में जब उनका हाल अच्छा नहीं होता है, तो इस तरह के मायावती के बयान आते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि गठबंधन वो किसी से नहीं करेंगी, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मायावती हर चुनाव के बाद ये बात कहती हैं कि जब वो पहली बात तो लंबे समय तक कहती रही हम अकेले चुनाव लड़ेंगे जी। फिर वो किसी न किसी तरह से कहीं गठबंधन हो जाता है तो गठबंधन कर चुनाव लड़ती हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद आप आज से नहीं, मैं 1993 से बात करूं तो 1993 से लेके आज 2024 जब जब गठबंधन हुआ है या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी हैं और चुनाव के तुरंत बाद उनका गठबंधन टूट गया है। उत्तर प्रदेश में प्री पोल इलेक्शन जो है अगर देखा जाए तो अलायंस हुआ है, तो 1993 में सपा और बसपा के साथ अलायंस हुआ। पूर्ण बहुमत के साथ दोनों मिलकर थोड़ा सा 5 सीटें कम थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार बनाया समाजवादी पार्टी और बसपा ने। लेकिन 2 साल बाद 95 में गठबंधन टूट गया गेस्ट हाउस कांड के बाद। और उसके बाद सभा हो गई। 96 का चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस और बसपा मिलकर चुनाव लड़ती हैं। नतीजे आते हैं, बसपा को फायदा, कांग्रेस को भी फायदा नहीं होता, बसपा को भी नहीं होता बहुत ज़्यादा, लेकिन बसपा का वोट शेयर बढ़ जाता है। 93 में लड़ाई लड़ती बसपा, जब पहली बार सपा से अलायंस करके लड़ती है तो ज़बरदस्त इजाफा सीटों का होता है और होता है, लेकिन दोनों बार क्या होता है 96 में भी गठबंधन तोड़ लेती है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2019 में 96 में कांग्रेस का, 19 में बीएसपी के, फिर से एक बार सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ती है। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद 2014 में बसपा 0 पे उठ जाती है जी, लेकिन सपा के साथ अलायंस करने में 10 सीटें का बढ़ जाता है। हाँ, 10 लोकसभा सांसद बसपा की जीत के आ जाती है। बिल्कुल। उसके बाद इनका अलायंस टूट जाता है। उसको लेके मायावती ने तमाम आरोप लगाए, अखिलेश यादव ने भी कहे, दोनों के बीच में वो हुआ। इसी तरह से आप देखें तो जहाँ जहाँ अलायंस किया है मायावती ने, पंजाब में आज नहीं, हरियाणा में इससे पहले भी हो चुका है, है 98 में ये है, इन्होंने के साथ लड़े थे। इसी तरह से पंजाब में अकाली के साथ लड़े थे और अकाली के साथ लड़े थे, जबरदस्त फायदा हुआ था 1996 में। तो मुझे लगता है कि बसपा हर जगह इस तरह से करती मायावती, लेकिन उनकी दोस्ती लंबे समय तक किसी के नहीं साथ जी। उसके पीछे दरअसल ये रहता है कि चाहे उनको फायदा हो या नुकसान ना हो, मायावती का हमेशा आरोप होता है कि हमारा वोट जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन दूसरे को होता है। इसमें भी एक सच्चाई ये भी है कि क्योंकि जो बसपा का अपना वोट है वो कहीं ना कहीं मायावती के प्रति जो है समर्पित वोट है और बसपा के प्रति वो खास तौर से समर्पित वोट है, आज से नहीं लंबे समय से। तो वो उस तरह से जहाँ भी बसपा का अलायंस होता है उसको दे देती है, लेकिन दूसरे के पास इस तरह का कैडर वोट नहीं है। जब कैडर वोट नहीं है तो उसका ट्रांसफ़र होने में भी तमाम तरह की अड़चनें होती हैं। तो मुझे लग सकता है कि उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2019 में तो सपा का यादव वोट भी ट्रांसफर हुआ था कहीं। अगर यादव वोट न ट्रांसफर होता, बल्कि समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रहेगी हमारा वोट तो ट्रांसफर हो गया आपको, पर आपका वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिला 2019 लोकसभा में। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जो खासतौर से अलायंस था उसके पीछे का एक बड़ा रीजन था वोट न ट्रांसफर होने की। उसमें बसपा का वोट भी ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ जगह पे सपा का नहीं हुआ। ट्रांसफर कहाँ हुआ? जहां मुस्लिम वोट बैंक था वहां तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन यादव बेल्ट में बहुत कम ट्रांसफर हुआ। वही खामियाजा जो है दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ा। और उसके पीछे यह था कि 1995 का गेस्ट हाउस कांड था, दोनों के बीच लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का रहा है, तो एक दूसरे के विरोध में रही है, तो वो थोड़ा सा सामंजस्य नहीं बन पाया। केवल इनका अलायंस बना, लेकिन कार्यकर्ताओं का अलायंस नहीं बन पाया, वोटर का अलायंस नहीं बन पाया, जिसकी वजह से हुआ। लेकिन उसके बावजूद मायावती ने अलायंस तोड़ दिया। लेकिन ये कहा जा रहा था कि उसका, लेकिन असर क्या हुआ कि अखिलेश यादव ने
जो बसपा की बैसाखी के सहारे दलित वोट हासिल करना चाहते थे, वो बसपा नेताओं को मायावती के से साथ तोड़ के अपने साथ मिला जी, के बिल्कुल। और आत्मनिर्भर बन के वो बैसाखी के बजाय आत्मनिर्भर होने की कवायद मिल जी। गए और बसपा को पूरी तरह से उन्होंने तोड़ दिया। तमाम बसपा के लालजी वर्मा से लेके अगर हम देखें कि इस बार 37 जो सांसद जीत के आए हैं सौरभ भाई, उसमें 17 सांसद बसपा बैकग्राउंड के बताइए। हैं। आज मैं बताऊं कि जो लोकसभा विधानसभा चुनाव अभी 6 टिकट परसों घोषित किए जी। हैं, उसमें 3 टिकट बसपा बैकग्राउंड के नेता हैं। जी। हाँ, चाहे वो लालजी वर्मा की बीवी हो या मुस्तफ़ा जो सिद्दीकी हो या फिर जो है मंझुआ से रमेश बिंद हो, जी। इनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो है बिल्कुल। बसपा का बैकग्राउंड है। तो बस अखिलेश यादव ने यही किया कि बसपा के आत्मनिर्भर हुई। उसका खामियाजा क्या हुआ कि 2022 के चुनाव में भी समाज बसपा का एक सीट पे मिली। बुरा हाल। 2024 में चुनाव में बसपा का खाता नहीं खुला। लगातार बसपा का ग्राफ डाउन हो रहा जी। है। मायावती असली बात, असली मर्ज को नहीं पकड़ पा रही कि उनकी बसपा की जो बीमारी है इस वक्त की, उसका इलाज क्या है, उसकी बीमारी का रोग क्या है, वो ना पकड़ के वो जो है उस रोग, खासतौर से बीमारी को ढकने के लिए वो दूसरे पर। आप और एक चीज देखेंगे सौरभ भाई, जब हारती हैं तो किसी न किसी पे आरोप लगा देती हैं कि इन्होंने हमको वोट नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में देखिए तो उन्होंने कहा कि मुस्लिमों ने भरोसा नहीं दिया और मुस्लिमों ने हमको वोट नहीं दिया, इसलिए अब आगे जब हम टिकट बंटवारा करेंगे तो उसमें इस बात का ख्याल रखेंगे कि मुस्लिमों को उतना प्रतिनिधित्व ना मिले। हाँ। इसी तरीके से आप देखिए हरियाणा में जब चुनाव हारे तो वहां पे कहा कि जाटों ने हमको वोट नहीं दिया। ये आप देखिए 2022 में भी मायावती ने यही बात कही थी उत्तर प्रदेश में कि मुसलमानों ने अगर हमको वोट दिए होते, मुसलमानों ने हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया, अखिलेश यादव के साथ चले गए, अगर वो हमें दिए होते तो आज हमारी सरकार होती, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन इसी तरह से लोकसभा में भी कहा, विधानसभा में भी कहा, लेकिन लोकसभा में टिकट दिया। दरअसल मायावती ये बात कह तो रही, लेकिन मायावती इसलिए कहती हैं क्योंकि वो बहुत सारे टिकट देती हैं। लेकिन क्या मायावती की राजनीति मुसलमानों के केंद्रित कभी रही है? नहीं रही। चुनाव के टाइम टिकट देना अलग बात है, लेकिन केंद्रित क्या रही है? उनकी केंद्रित जो है वो दलित पॉलिटिक्स रही है। वो दलितों के मुद्दे पे थोड़ा ज़्यादा मुखर रहती हैं। पिछली विधानसभा में अगर देखें तो 2022 में तो उन्होंने किसी भी मुस्लिम लीडर उनके पास बचा नहीं था। उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को हालांकि आगे करके वो ब्राह्मण वोटों को साधने की कवायद कर रही थी, उन्होंने कहा था। और 2022 में आप जो है दांव किसी पे खेलती हैं, दोस्त किसी पे देती हैं। आपने जाके हरियाणा में कहा कि हम इन लोग से गठबंधन किया, लेकिन आप जाट को तो दोष दे रही हैं, लेकिन आप दलित वोट कैसे खिसक गया उसकी बात नहीं कर रही हैं। जी। आपका वोट जो है, हालांकि एक बात कही जा रही है कि इस बार वोट मायावती का कम हो गया हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में जो बसपा का वोट कम हुआ है सौरभ भाई, पिछली बार उनका 4% कुछ वोट था, लेकिन पिछली बार वो 90 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार वो 36 सीटों पर चुनाव लड़ी हैं। अगर 36 सीटों पर जो चुनाव लड़ी हैं उस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से देखा जा रहा है कि 101.82 है, लेकिन वो 36 सीटों का अगर वोट परसेंटेज देखा जाए तो वो करीब जो है 4% हो रहा है। यानी कि मायावती का वोट मेंटेन है, मायावती अपना मेंटेन रखी, लेकिन मायावती इस बात को बता नहीं पा रही। दूसरी बात है, जो बसपा का अपना कोर वोट बैंक रहा है वो लगातार खिसक रहा है। यानी कि पहले आपके पास जो पूरी आप दलितों के नेता थे, वो दलितों के नेता में से जो गैर जाटो दलित है वो खिसक गया। आपके पास बचा क्या? जाटो। और जाटों में भी सेन लगनी शुरू हो गई। 2024 में भी सेन लगी, 2022 में भी लगी। तो आप अपने वोट बैंक को नहीं कर रही। अब वजह यह है कि मायावती ऐसा क्यों करती हैं कि वो दलितों के बजाय दूसरों को कहती हैं। कभी वो मुसलमानों पे आरोप लगाती हैं, कभी जाटों पे लगाती हैं, कभी गठबंधन से तौबा करती हैं, कभी कर लेती हैं। असली बात यह है कि जिस दिन अगर मायावती इस बात को स्वीकार लेंगी, सार्वजनिक रूप से मीडिया में कह देंगी कि दलित वोट हमसे खिसक गया है, दलित वोट बह गया है, तो मुझे लगता है कि मायावती की राजनीतिक प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। जी। मायावती जानती हुए, सब कुछ जानते हुए भी बस दलित वोटों की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए कहती हैं। 2024 के चुनाव नतीजे आते हैं, मैंने एक बसपा के बड़े नेता से बात किया, वो मुझे कह रहे थे, वो मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जाटो वोट नहीं खिसका। उन्होंने कहा जो उत्तर प्रदेश में जाटो है वो टोटल 12% है, हमारा 9.5% आया। जो 12% जाटो है उसमें से 4% तो जाटो जो है बाहर जाके मजदूरी किया करता है, बचा 8%, 1-2% मूल। तो हमने कहा ऐसा नहीं है, आप जो दलितों के नेता थे धीरे धीरे खिसक के, और अगर CSDS का आंकड़ा देखा जाए तो बसपा का जो दलित वोट, जाटो वोट है वो 65% के आसपास और करीब 60% के आसपास आ गया, 40% वोट से लग गया। जो बसपा का जाटो वोट एक मुस्त होकर वोट देता था, आप देखिए कि लगातार बसपा सिकुड़ती जा रही है। आप जो बसपा, जो खासतौर से काशीराम ने जो जमीन तैयार की थी, उसी को मायावती ने काटा है। बिल्कुल। काशीराम का निधन जो है 2006 में होता है।
वो जो काशीराम जो 1984 से लेके या 80 से लेके जो मेहनत किए, और वो उसी का नतीजा था कि 2007 में आप पूर्ण बहुमत से आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद से क्या होता है, लगातार आपका ग्राफ डाउन हो जाता है। जो वोट परसेंटेज आपका उत्तर प्रदेश में 26% पहुंच गया था, आज घट के 9.39% के आसपास आ गया। ये जो 9.39 वोट परसेंट है उत्तर प्रदेश में, ये बहुजन समाज पार्टी का 1989 के लोकसभा चुनाव में था। यानी कि बसपा जहां से शुरू हुई थी, पहला चुनाव 1980 में लड़ी थी, वहीं पे आज खड़ी उत्तर प्रदेश में है। यानी कि बसपा आज इस रहे मुकाम पे है। और आज पार्टी के पास सबसे बड़ी चीज़ है कि मायावती को देखना चाहिए। खास तौर से जो काशीराम ने बहुजन की पॉलिटिक्स की थी, वो बहुजन की पॉलिटिक्स धीरे धीरे खत्म होते होते जाटों के बीच, अब जाटों में भी कुछ जाटों के बीच में बसपा रह गई है। तो मुझे लगता है कि अब मायावती को सोचना चाहिए कि आखिर हमारी रोक क्या है। अब जब तक बसपा दोबारा से, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी तब तक नहीं खड़ी हो सकती जब तक उसके साथ अति पिछड़ा वोट और जो गैर जाटो दलित गया है वापस नहीं आ जाए। और मायावती उसको लाने के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं क्या? देखिए, कोशिश मायावती बहुत लंबे समय से कर रही है, लेकिन मायावती कर तो रही हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली तौर पे ज़मीन पर उतार नहीं पा रहे हैं। इन्होंने किया कि हम गैर जाटों और ख़ासतौर से अति पिछड़े जातियों को लाने के लिए तमाम जो है कुछ इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया विश्वनाथ पाल को, वो अति पिछड़े आते हैं आ जाएं, लेकिन पाल बिरादरी उल्टा चली गई। मौर्य समुदाय के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबूलाल कुशवाहा जैसे हुआ करते थे, आर.एस. कुशवाहा जैसे होते थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए। गैर जाटो जो दलित था, उसमें इंद्रजीत सरोज से लेके R.K. चौधरी से लेके जैसे पासी नेता हुआ करते थे, वो साथ चले गए। बसपा का एक बहुत बड़ा वोट बैंक हुआ करता था कोरी बिरादरी। आप देखिए पूरा बुंदेलखंड में कोरी बिरादरी चला गया। कुर्मियों में इनके पास कोई बड़ा नेता आज नहीं बचा है। कुर्मी वोटर बहुत बड़ा बसपा का हुआ करता था, वो चला गया। समाजवादी पार्टी अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी भले ही कहती रही मैं यादवों की पार्टी मुसलमानों को रही हूँ, मुझे याद है कि 2004 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उस वक्त 6 सांसद बसपा से जीत के आए थे यादव बिरादरी के। आप समझिए, यादव पहला बसपा का सांसद यादव बना, पहला MLC यादव बना। मतलब बसपा के साथ यादवों का एक तबका पूर्वांचल का हमेशा से रहा है। तो लेकिन मायावती न यादवों को समेट पाई, न गैर OBC जो खासतौर से यादव बिरादरी की जातियाँ, गैर OBC जातियाँ हैं या पिछड़ी जातियाँ, उनको सहज पाई, न गैर जाटो दलितों को सहज पाई। अब जाटों दलितों और ना ही वो जो तमाम नेता तैयार किए थे काशीराम ने, उनको रोक पाई। हाँ, जो खास तौर से जो जिन काशीराम की राजनीतिक प्रयोगशाला से जो लोग निकले थे, या वो खुद पार्टी छोड़ के चले गए, ऐसी स्थिति बना दिया गया, मायावती ने बना दी कि वो खुद पार्टी छोड़ के चले जाए, या मायावती ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया। जब मायावती खासतौर से 2002 में जब बसपा की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, तब से लेके अब तक जो है उन्होंने धीरे धीरे करके तमाम नेता पार्टी छोड़ के चले गए, या उनको निकाल दिया गया, यह कहा गया कि ये पार्टी गतिविधियों में विरोध रहा, लेकिन कोई नया वोट बैंक मायावती नहीं जोड़ पाई। उन्होंने हमेशा से ज़मीन पे काम करने के बजाय समीकरण पे काम किया कि कभी उन्होंने कहा कि ब्राह्मण दलित जोड़ के कम्बिनेशन बना लें, कभी उन्होंने कहा मुस्लिम दलित कम्बिनेशन बना लें, कभी अति पिछड़ा मुस्लिम बना। लेकिन 2014 के बाद से सौरभ भाई राजनीति बदल गई है। बसपा का तमाम जो वोट बैंक है वो छिटक के बीजेपी, सपा, कांग्रेस की तरफ चला गया। एक नया प्लेयर मैदान में दलित राजनीति का आ गया, चंद्रशेखर आ गया है, नगीना से सांसद बन गया है। आप नहीं जीत पाते, वो सांसद बन जाता है, वो एक चुनौती बन गया है। मायावती का भतीजे आकाश आनंद से मैं उस पर ही बात करने वाला था कि आकाश आनंद, क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाहर इतना प्रभार है या जितनी निगरानी है या प्रचार का जिम्मा है, वो आकाश आनंद के भरोसे रहता है। हरियाणा में भी आकाश आनंद काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे थे, प्रचार कर रहे थे। उनका भविष्य क्या दिख रहा है भाई? ये जो स्थितियां हैं कि अब लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं और मायावती के इस बीच बयान, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गठबंधन तो आकाश आनंद ने किया था। निश्चित तौर पे आप इसमें कोई बात नहीं कहना है कि वाकई बात आकाश आनंद को कांटों भरा ताज मिला हुआ है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ राजनीतिक जमीन सिकुड़ी हुई है, मनोबल डाउन है, पार्टी के तमाम नेता छोड़ के चले गए हैं, समीकरण बिखरा हुआ है, आधार हुआ है। अब आकाश आनंद के साथ ये है कि आकाश आनंद हरियाणा में इन लोगों के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन प्रदर्शन पार्टी के पक्ष में नहीं आता। हालांकि एक सीट जो है अटाली, वहाँ पे बहुत अच्छा चुनाव लड़े, आखिरी राउंड में वो हार गए, लेकिन अगर वो जीत जाते तो हो सकता है आकाश आनंद के उसमें एक बड़ा उनके जुड़ जाता, लेकिन क्योंकि प्रदर्शन खराब रहा तो उसकी जो खामियां वो भी आकाश आनंद के हिस्से में जाएगी। लेकिन एक बड़ी चीज़ है कि आकाश आनंद क्या फुलफिल तरीके से बसपा में काम कर रहे हैं, एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद क्या विजन लेके रख रहे हैं। अभी तक आकाश आनंद का आक्रामक तेवर दिखा है, लेकिन विजन नहीं दिखा है, और विजन वो तभी दिखा पाएंगे जब पार्टी में नीति निर्धारण तय करने की भूमिका में होंगे। संगठनों की बैठक में नहीं ले पा रहे हैं। अब उनको एक और चीज़ दिया गया है कि अब वो दिल्ली चुनाव देखेंगे, दिल्ली में कैंडिडेट का सिलेक्शन भी करेंगे, ये कहा जा रहा है।
लेकिन ठीक है, लेकिन आज जो दिल्ली में जब कभी एक दौर में बसपा बहुत अच्छी कंडीशन में थी, उसके तमाम पार्षद हुआ करते थे, विधानसभा चुनाव में भी अच्छी भूमिका हुआ करती थी, जितनी लोकसभा में मैंने देखा एक लोकसभा सीट जो खास तौर से उत्तरी जो पूर्वी लोकसभा सीट है, वहाँ पे एक बसपा के कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, और वो चुनाव 2009 का चुनाव मुझे याद है, और वो चुनाव में वो जो है कांग्रेस के समर्थन में बैठ जाते हैं चुनाव से वोटिंग से 3-4 दिन पहले। इसके बावजूद बसपा का वहाँ पे 40 से 50 हज़ार वोट मिलता है, यानी कि बसपा का जो कैडर है ये जान जाता है कैंडिडेट बैठ गया, लेकिन वो अपनी पार्टी को वोट देता है। तो ये समर्पण दिल्ली में मैं बता रहा हूँ कि इतना वोट मिला है, तो बसपा का आधार रहा है। लेकिन वो पूरा आधार क्या है कि दलित राजनीति ने, खासतौर से अरविंद केजरीवाल ने एक दलित राजनीति तौर पर स्थापित किया, अम्बेडकर की हर जगह हो गया, उससे वो दलित वोटों को जोड़ने में कामयाब रहे हैं। और जिस तरह की उनकी तमाम सुविधाएं हैं, चाहे वो मुफ्त की बिजली की, मुफ्त की शिक्षा की, जो भी झोपड़ी वालों उनका फोकस रहा, तो वो कहीं ना कहीं उनके फिर अब है कि बस कांग्रेस भी दलित वोटों फोकस कर रही, बीजेपी भी दलित वोटों फोकस कर रही है। ऐसे में आकाश आनंद के लिए दिल्ली की राजनीति में जड़े जमाना भी में बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब बात आती है कि आकाश आनंद तब जब बेहतर हो पाएंगे, क्योंकि बसपा का जो सब कुछ है वो उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल उत्तर प्रदेश से बाहर हल्का फुल्का है, उत्तर प्रदेश में उसकी है जमीन। उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद के साथ यह है कि आकाश आनंद कितनी सक्रिय होंगे, क्या मायावती आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश की ज़मीन में खड़ा करेंगी। जब तक उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद नहीं आएंगे तब तक आकाश आनंद का सही आकलन नहीं हो पाएगा, और तब तक आकाश आनंद जो है अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बसपा का आधार, बसपा का सब कुछ जो है वो उत्तर प्रदेश रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अलग अलग छुटपुट राज्यों में उनके विधायक बनते रहे, सांसद बनते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरह सत्ता नहीं हासिल हुई। उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल हुई है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सबसे अहम है, लेकिन आकाश आनंद के साथ साथ यह है कि आकाश आनंद आते हैं, उनकी विजन को दिखना होगा, उनकी अपनी टीम को देखनी होगी। जिस तरह से काशीराम ने एक अपनी टीम तैयार की, फिर उसके बाद मायावती ने अपनी टीम तैयार की, मायावती की जो टीम है उससे तैयार हुई। आकाश आनंद किस तरह की राजनीति लेके आते हैं ये सामने रखेंगे। वो आक्रामक होकर चुनाव रैलियों में दिखते हैं खाली भाषण देते हैं, उससे काम नहीं होगा। उनको ज़मीन पर उतर के कैडर को नए तरीके से मोटिवेट करना होगा। जो पार्टी के नेता हैं तमाम, जो बहुजन की पॉलिटिक्स हुआ करती थी, जिसमें अल्पसंख्यक थे, अति पिछड़ी जात के थे, तमाम जो गैर जाटो दलित थे वो था, उन सब को फिर से एक सजाना होगा। उसके बाद ही क्या आकाश आनंद ये सारी चीज़ें काशीराम की तरह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बड़ी बात है। अगर कर ले जाते हैं तो निश्चित तौर पे बसपा को दोबारा संजीवनी मिलेगी। अगर नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि बसपा का अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में या भारतीय राजनीति में दोबारा से उभर पाना बहुत मुश्किल है। मगर वही जैसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है, वैसे ही बसपा के रिवाइवल का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होते हुए निकलेगा। अब मायावती का अब ऐलान तो हो गया है, गठबंधन किसी से नहीं करेंगे, मगर रिवाइवल के लिए उनका रास्ता क्या होगा ये एक जो है जांच का विषय है, जो मुझे लगता है बसपा नेता उसका जवाब दे पाएंगे। जो भी हमारे तक आता आप तक हम पहुँचाते हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी, जो बसपा का भविष्य है आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएँ। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।